जी 9th क्लास। तो आप लोगों का चैप्टर है पौधों में रिप्रोडक्शन। कोई बात नहीं, से चलने दो। पौधों में रिप्रोडक्शन और चैप्टर नंबर है 20, सॉरी 10 है, 20 है, 10 है। अब री का जो लफ्जी मतलब होता है ना, री का क्या मतलब होता है? दोबारा। क्या मतलब होता है? और प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना। क्या मतलब होता है? पैदा करना। तो आम लफ्जों में हम इसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं दोबारा पैदा करना, रिप्रोड्यूस करना किसी चीज को। या रिप्रोडक्शन की सादा मिसाल है अपने जैसे अपने अपने जैसे जानदार पैदा करना, अपने जैसे नए जानदार पैदा करना। ठीक हो गया? अपने जैसे नए जानदार पैदा करना। ठीक है। तो पहली चीज जो आपने इसमें याद रखनी है कि अगर इसकी दो इकसाम होती है, रिप्रोडक्शन की कितनी इकसाम है? रिप्रोडक्शन की दो इकसाम है। कितनी इकसाम है अभी? एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सी है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ आ रही? अब ए का लफ्जी मतलब होता है नॉट। ए का लफ्जी मतलब क्या? नॉट। यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसके अंदर गेमेट्स मिलते नहीं है आपस में। गेमेट्स आर नॉट फ्यूज्ड विद ईच अदर। यानी इसके अंदर दो जानदार होंगे ही नहीं। देखो, जैसे हम इंसानों में दो जानदार होते हैं, एक आदमी है, एक औरत है, एक मैन है, एक वुमन है, या एक मेल है, एक फीमेल है, अब बॉय या गर्ल है, ऐसा कंसेप्ट होता है हम में। ठीक है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक जानदार होता है। कितने जानदार होते हैं? बात समझ आ रही? नहीं समझ रही होगी। हाँ। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना गेमेट्स आपस में नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते जी? और आपने गेमेट्स के बारे में जरूर ये दो लफ्ज कहीं ना कहीं से सुने होंगे, एक एग और दूसरा स्पर्म। यानी इस हिस्से के अंदर एग और स्पर्म आपस में नहीं मिलते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग और स्पर्म आपस में नहीं मिलते। मैं सही आ रहा हूँ? थैंक यू यार, बता दी। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर एग और स्पर्म आपस में नहीं मिल रहे तो इस रिप्रोडक्शन को नाम दिया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस चीज का? क्योंकि हमने पौधों में पढ़ना है तो लाजम है कि हम पौधों वाले हिस्सों को डिस्कस करेंगे। और दूसरी इसकी टाइप है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सी है? अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसमें दो काम होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो काम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें स्पर्म और एग बनते भी हैं, स्पर्म और एग बनते भी हैं, और नंबर टू आपस में मिलते भी हैं, फ्यूज भी होते हैं आपस में, या एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अब जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं ना, तो मिलके ये बना देते हैं जाइगोट। क्या बना देते हैं? जाइगोट। 10th क्लास में इस पे पूरा लेक्चर मेरा पड़ा हुआ है। जाइगोट क्या बना देते हैं? अब स्पर्म और एग के मिलने से जब जाइगोट बनता है तो इस अमल को नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। किस चीज का नाम देते हैं? फर्टिलाइजेशन का। किस चीज का नाम देते हैं? फर्टिलाइजेशन का। इसे आप नाम दोगे फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दे दोगे? फर्टिलाइजेशन। बात समझ आ गई यहां तक? कोई कंफ्यूजन? अब पौधों के अंदर ना, क्योंकि हमने पौधों को डिस्कस करना है, तो पौधों में सबसे पहली जो इसकी किस्म आती है वो है बाइनरी फिशन। क्या है जी? क्या है? बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन को समझने का जो आसान तरीका है भाई साहब, बाइनरी फिशन को जो समझने का आसान तरीका, स्टेप बाय स्टेप। बाइनरी फिशन होती है बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर? अब अगर आप लफ्ज को देखो ना, तो बाई का मतलब होता है दो,
दो, बाइनरी का क्या मतलब है? दो। फिशन का मतलब होता है कट करना। फिशन का क्या मतलब है? कट कर देना, यानी कितने हिस्सों में कट कर देना? दो हिस्सों में कट कर देना। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपकी बुक में जो दी गई है वो बैक्टीरिया की है। किसकी है? तो उन्होंने ये बोला है इस हिस्से के अंदर, सबसे पहले ना इसमें, इस पूरे सिनेरियो के अंदर सबसे पहले इसका जो डीएनए है वो डबल होता है। डीएनए क्या होता है? स्टेप वन आपने याद रखना है जी, डीएनए डबल हो जाएगा, डीएनए दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा या फिर दुगना हो जाएगा। बात समझ आ रही? स्टेप वन ये है, स्टेप वन ये है। फिर नंबर टू पे क्या होगा? इसी हिस्से के अंदर एक डीएनए इधर आ जाएगा और एक डीएनए इस तरफ ट्रांसफर हो जाता है। बात समझ आ रही? तो टोटल डीएनए कितने हो गए? दो डीएनए। अब नंबर थ्री पे ये वन हो गया, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर थ्री पे ये दोनों डीएनए अपने अपने किनारों की तरफ चले जाएं। कहां पे चले जाते हैं? बात समझ आ रही? नंबर फोर पे क्या होगा? नंबर फोर पे ये जो इनका सेंटर वाला हिस्सा होगा वो आपस में इनवेजिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है जी? इनवेजिनेट का मतलब है, जिस तरह अगर आपने बलून देखा कभी, तो बलून को आप सेंटर से दबाओ तो वो क्या होता है? दब जाता है ना सेंटर वाला पोर्शन। तो यहाँ पर इन्वेजिनेशन का मतलब है कि इसके जो दोनों हिस्से होंगे वो आपस में इन्वेजिनेट हो जाएंगे, अंदर की जानब दब जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही? तो नंबर फाइव पे जाके क्या होगा कि ये दो अलग अलग बैक्टीरिया जो है वो बन के सामने आ जाएंगे। कितने जी? अलग अलग बैक्टीरिया। बात समझ आ रही है? ओवरऑल बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन को आपने इसी तरह याद कर लेना है। पहले बात आपने क्या याद करनी है जी कि ये डबल डीएनए होगा, डीएनए की कॉपियां होंगी, डीएनए की कॉपियां होंगी। फिर डीएनए जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होने के बाद दोनों डीएनए कोनों पे चले जाते हैं, किनारों पे चले जाते हैं। फिर डीएनए क्या काम करेंगे? एक डीएनए और दूसरा डीएनए के बाद ये जो सेंटर वाला इनका पोर्शन होगा साइटोप्लाज्म वाला, वो इन्वेजिनेट हो जाएगा। क्या होगा? इन्वेजिनेट हो जाएगा और उसके बाद डीएनए अलग अलग सेपरेट आउट हो जाएंगे, डीएनए अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। समझ आ गई यहां तक? कोई कंफ्यूजन? नो। अगला जो इसमें एक हिस्सा उन्होंने बताया हुआ है, एक और एग्जांपल ये आप उन्होंने ये बैक्टीरिया की है, ये जो भी हमने डिस्कस की है ये अमीबा की डायग्राम है। किसकी है? अमीबा की। किसकी है? अब सेम इसी तरह अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करें, किसकी बात कर लें? तो बैक्टीरिया बैसिलस, जिसकी रॉड की तरह प्रॉपर शेप होती है ना, उसे हम बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। क्या नाम देते हैं? और याद रखना है बैक्टीरिया में वाज़ा न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरिया में वाज़ा न्यूक्लियस नहीं होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे ये बैक्टीरियम है। क्या है? बैक्टीरियम का मतलब है कि ये सिंगल सिंगल हिस्सा है। कितने हिस्से हैं जी? सिंगल हिस्से हैं। क्या है? तो सबसे पहले आगे क्या होगा? डीएनए दुगना हो जाता है, डीएनए विल बी कॉपीड। यहाँ पे डीएनए की कॉपियां तैयार की जाती है, डीएनए डबल या डबल डीएनए। डीएनए क्या हुआ जी? डबल हो जाएगा। डीएनए क्या हो जाएगा? फिर अगले हिस्से में क्या होगा? इस हिस्से में जो सेल मेम्ब्रेन है क्या है? वो इनवेजिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनवेजिनेट हो जाएगी या फिर दरमियान से दब जाएगी, दरमियान से दब जाएगी। आप ये भी लिख सकते हो कि दरमियान से दब जाएगी, या जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ये लिख सकते हैं कि इनवेजिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनवेजिनेट हो जाएगी। और जैसे इनवेजिनेट होगी तो दोनों सेल्स अलग अलग सेपरेट आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह ये जो प्रोसेस होता है इसे नाम दिया जाता है बाइनरी फिशन का। किस चीज का नाम दिया जाता है जी? किस चीज का? बाइनरी फिशन का। इसकी एग्जांपल हमें प्लेनेरिया में भी नजर आता है। किसकी किस में नजर आता है? प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया की शक्ल टोटली डिफरेंट है, प्लेनेरिया की शक्ल डिफरेंट है। प्लेनेरिया में बडिंग भी होती है उसके अंदर। अगला आपका टॉपिक है बच्चों 9th क्लास, बडिंग। क्या चीज है?
अब बडिंग आपने जरूर कहीं ना कहीं ये लफ्ज सुना होगा, बड का बनना। आप लोगों ने शुगर कैन देखा है, गन्ना गन्ना, तो गन्ने के ऊपर उसकी आंख हम कहते हैं कि उसे काटने लगना चाहिए। जब हम उसे बोने जाते हैं, आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। फिर आपने आलू की आंख का नाम सुना होगा, है ना, उसके ऊपर छोटी सी। असल में होता ये है, यहाँ पर एक जान ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यीस्ट। क्या है? यीस्ट के ऊपर ना एक बड बनती है। सबसे पहले क्या काम होता है? एक बड बनेगी। बड बनने के साथ यहाँ पर इस हिस्से में इस यीस्ट का जो डीएनए होता है वो डबल हो जाता है। यीस्ट का डीएनए बड बनी, बड बनने के साथ इसका डीएनए क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? और डबल होने के बाद इस बड के अंदर भी डीएनए मुंतकिल हो जाता है। बड में भी, समझ आ रही कहानी भी? तो यही काम ओवरऑल बडिंग में होता है। बड बनी, बड के अंदर डीएनए आएगा। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? ये जो स्ट्रक्चर बन के सामने आएगा, ये ऊपर वाला, अब इसे नाम दिया जाएगा बडिंग का। किस चीज का? और अगले प्रोसेस में ये बडिंग क्या, ये बड क्या होगी? ये अलग हो जाएगी और प्रॉपर एक अलग फंजाई के अंदर नमू पा जाएगी, एक प्रॉपर फंजाई बन जाएगी। समझ आ गई सबको? बडिंग में भी कोई कंफ्यूजन? सिंपल ये है कि एक बड बनेगी, एक उभार सा बनता है। क्या बनता है? एक उभार के बनने के साथ ये उसकी तरफ चला जाता है। यही आपने लिखना है, ये कार्य बना लो और इनके बारे में लिख दो एक एक कार्य। फिर ये डीएनए इसमें जैसे ही जाता है तो ये अलग हो जाता है। डीएनए जैसे ही बड में जाता है तो ये अलग हो जाता है। क्लियर है? बडिंग के बाद अगला जो टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोर्स का बनना। स्पोर्स का, तो याद रखें ये बडिंग और जो स्पोर्स का बनना है ये फंजाई के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? स्पोर्स मोटी दीवार वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। क्या है जी? अगला टॉपिक हमारा स्पोर्स का बनना, यानी स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ। अब ये है क्या? स्पोर्स असल में क्या है? ये बात करिए, आपने याद रखनी है, मोटी दीवार वाले। क्या है? या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये थिक सेल है। क्या है? थिक सेल मतलब मोटे सेल है। ये क्या है? मोटे, यानी ये थिक सेल वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है। दूसरे नंबर पे क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है। क्या है ये? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है। क्या है? यानी इनमें कहीं भी लफ्ज याद रखना है, कहीं भी लफ्ज आ जाए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि उसमें गेमेट्स आपस में नहीं मिलते। गेमेट्स आपस में नहीं मिलते। अक्सर फंजाई लगने वाली फंगस राइजोपस स्पोर बनाकर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। और इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है राइजोपस। क्या है? राइजोपस जो है इसके अंदर स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं जी? राइजोपस में क्या चीज बनती है? स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? किसमें? राइजोपस में। और राइजोपस है क्या? राइजोपस फंजाई है। क्या है? फंजाई है। यानी फंजाई के अंदर होता ये है बच्चों, ये देखें इस तरह ना, इसके ऊपर ये इसका स्टॉक होता है, स्टॉक डंडानुमा स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर ये जो हिस्सा है जिसके अंदर स्पोर बन रहे होते हैं ना, इन्हें नाम देते हैं स्पोरंजिया का। किस चीज का? अगर ये ज्यादा पे बांध रहे हैं तो उसे स्पोरंजिया कहेंगे, और अगर वाहिद पे बांध रहे हैं तो इसे नाम देंगे स्पोरंजियम। स्पोरंजियम यानी ऐसा डंडा, ऐसा स्टॉक जिसके ऊपर स्पोर वाली थैली लगी होती। क्या लगी होती है? स्पोर वाली। तो जैसे ये थैली पक जाती है ना, थैली, तो ये फट जाती है, पक जाती है और बस्ट हो जाती है। जैसे ये बस्ट होती है तो इसमें से सारे छोटे छोटे दाने जो होते हैं स्पोर्स के नीचे गिर जाते हैं, और उनमें से नई राइजोपस की कोई जो नस्ल होती है, जब नई राइजोपस बनना शुरू हो जाती है। समझ आ गई सबको?
कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? ये देखिए ना, जब स्पोर पक कर तैयार हो जाते हैं तो स्पोरेंजिया की दीवारें टूटती हैं और स्पोर बाहर निकल आते हैं। ठीक हो गया, स्पोर अपनी मोटी दीवार की वजह से। अब इसकी ये जो थिक वाल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी? थिक वाल या मोटी दीवार है ना, तो ये जो एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं ना, कौन से एक्सट्रीम कंडीशन कहते हैं बच्चों? जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही हो, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो या बहुत ज्यादा, उसे कहते हैं एक्सट्रीम कंडीशन, या उर्दू में गैर मुनासिब हालात। तो ये मोटी दीवार असल उन्हें गैर मुनासिब हालात से महफूज करती, गैर मुनासिब हालात से महफूज करती। क्या करती जी? समझ आ गई? इसकी दूसरी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के अंदर। दूसरी एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया के अंदर। किसमें जी? बैक्टीरिया के अंदर। दूसरी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया जिसका नाम दिया गया है एंडोस्पोर्स बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का क्या नाम दिया गया? कौन सा है जी? एंडोस्पोर बैक्टीरिया। एंडोस्पोर एंडोस्पोर बैक्टीरिया, क्या नाम उस बैक्टीरिया का? अब कहता है कि इसके अंदर भी स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? यहां पे लिखा है कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द सेल। कि स्पोर सेल के अंदर पैदा होते हैं। स्पोर सेल के, अगर फर्ज कर लें ये एक बैक्टीरिया का सेल है तो स्पोर यहां पे बनेंगे। कहां पे बनेंगे जी? सेल के अंदर। कहां पे बनेंगे? सेल के अंदर बनते, और नासाजगार माहौलियाती हालात में एंडोस्पोर्स बनाए जाते हैं। ये कब बन रहे होते हैं? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। कब होती है जी? कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, कंडीशन ठीक नहीं होती, तब स्पोर्स बना लिए जाते हैं। क्या बना लिए जाते हैं? स्पोर बना लेते हैं, ताकि बाद में जैसी हालात ठीक होंगे ये स्पोर को अपनी बॉडी से रिलीज करेंगे और नए बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। नए बैक्टीरिया क्या होंगे जी? बैक्टीरिया का सेल अगर मर भी जाए तो एंडोस्पोर जिंदा रहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि इफ बैक्टीरियल सेल इज डाइड, डाइड या डेड हो जाए, ये डेड भी हो जाए, स्पोर सेल्स विल रिमेन अलाइव। स्पोर सेल्स रिमेन अलाइव। स्पोर सेल क्या होते हैं जी? अलाइव, जिंदा रहते हैं। क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। कि अगर ये डेड हो जाए, क्या हो जाए? डेड भी हो जाए, तो इसके जो स्पोर सेल्स होंगे क्या होंगे? स्पोर सेल्स विल बी अलाइव, वो जिंदा रहेंगे। क्या रहेंगे? बात की समझ आ गई? सही कर दो भी। क्लियर है सबको? बस छेड़खानी कोई ना कोई करोगे तो ऐसी होगी। इस पे हाथ रख ले। ठीक। जब हालात बेहतर होते हैं तो एंडोस्पोर नए बैक्टीरिया में नमू पा जाते हैं। नए बैक्टीरिया के अंदर। तो अभी तक आपने क्या बैक्टीरिया के बारे में देखा कि सेल अंदर बनेंगे, बाहर नहीं बन सकते। ठीक है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द सेल। अगर ये पूरा बैक्टीरिया मर भी जाए, ठीक है, ये बैक्टीरियम का हिस्सा जो है ये डेड भी हो जाएगा, तो स्पोर इसके अंदर क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। यहां तक समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? अगला और आखिरी टॉपिक है आप लोगों का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कौन सा है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये आखिरी टॉपिक है इस हिस्से का, ताकि ये सारा एक साथ क्लियर हो जाए। वेजिटेटिव, आपको पता है, सबको, सारे बच्चों को पता है कि पौधों में जो रिप्रोडक्शन होती है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो फूल के जरिए होती है। कहां पे होती है? फूल के जरिए होती है। ठीक है, लेकिन हाथ रखना भी यहाँ पे छोड़ दो आप। अच्छा, आप रख लो, उसे बोला वो छोड़ दो। हाँ, रिप्रोडक्शन फूल के जरिए होती है। किसके जरिए होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन फूल के अलावा अगर पौधा कहीं से भी, पौधा कहीं से भी और पैदा हो रहे हैं, या मतलब फर्ज कर लो पत्ते से नए पौधे बन गए, उसके तने से नए पौधे बन गए, जड़ से नए पौधे बन रहे हैं, ठीक है, या उसके फल से नए पौधे बन, कोई किसी भी हिस्से से पौधे बन रहे हैं, उसे नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किस चीज का? वेजिटेटिव वेजिटेटिव
इंग्लिश में प्रोपो, क्या मतलब, अगर आप अपनी बुक को सामने रखें, बुक पे पहली लाइन लिखिए कि ये एसेक्सुअल मेथड है। कौन सा मेथड है जी? पहला तरीका आपने क्या याद रखना है कि ये एसेक्सुअल है। और इस तरीके के अंदर होता पता क्या है, इसके जो वेजिटेटिव हिस्से होते हैं ना, कौन से? निबाताती हिस्सा आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसके अंदर जो वेजिटेटिव हिस्से होते हैं, वेजिटेटिव हिस्से गौर से देखना है यहाँ पे, कौन सा हो सकता है? स्टेम हो सकता है। स्टेम किसे कहते हैं बच्चों? स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, लीव हो सकते हैं। अगर इन हिस्सों से नया पौधा बन रहा है, ठीक है, तने से, जड़ से और पत्ते से अगर नया पौधा बन रहा है तो इस अमल को नाम क्या देंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या नाम देंगे? और दूसरी बात आगे याद रखनी है, एसेक्सुअल मेथड आपने याद रखना है, फिर आपने बताना है कि इन हिस्सों में अगर पौधा बन रहा है। फिर तीसरे नंबर पे ये जो हिस्सा होता है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, लेस टाइम रिक्वायर्ड, इसमें क्या होता है? कम वक्त लगता है। क्या लगता है जी? कम वक्त लगेगा और नए पौधे तैयार होते जाएंगे। कम वक्त लगेगा और नए पौधे तैयार होते जाएंगे। बात समझ आ रही? उसके बाद इस तरीकाकार से पैदा होने वाले जिन्याती तौर पर अबाई पौधे के मुशायबा होते हैं। चौथे नंबर पर आपने याद रखनी है बात कि सिमिलर होते हैं। पौधे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, जो सेम टू सेम अपने माँ बाप जैसे होंगे। किन जैसे होंगे? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चीजें पैदा होती है, हम उसमें अपने माँ बाप जैसे नहीं होते। हमारी शक्ल चेंज हो सकती है, हाइट चेंज हो सकती है, जहानत चेंज हो सकती है, बट जो एसेक्सुअली या वेजिटेटिव तरीके के जरिए पैदा होते हैं वो बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे होते हैं, सेम टू सेम अपने माँ बाप जैसे होते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती, उनमें कोई तब्दीली। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ना दो दो किस्में हैं। कितनी है? कितनी है? दो। एक नेचुरल है। क्या है? नेचुरल किसे कहते हैं? कुदरती। और एक आर्टिफिशियल है। क्या है? आर्टिफिशियल। एक नेचुरल तरीका है और एक आर्टिफिशियल है। नेचुरल तरीका ये है कि फर्ज कर लो एक पत्ता कहीं से गिरा एक दरख्त का और उससे नए पौधे उगना शुरू हो गए। ब्रायोफाइलम इसकी एग्जांपल है। कौन सी है? ब्रायोफाइलम। अगर आप अपनी बुक पे देखोगे ना तो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि कुदरती वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऐसा अमल है जिसमें पौधे खुद अपने तने या फिर जड़ या पत्ते जैसी साख्त का इस्तेमाल करते हुए नई नस्ल पैदा करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी चीजों को उन्होंने इस्तेमाल किया, लीव को, स्टेम को या फिर रूट को। अगर इन तीनों चीजों को खुद ही वो इस्तेमाल करें तो उससे वो नया पौधा बना दें तो उसे हम नाम देते हैं नेचुरल वेजिटेटिव। क्या नाम देंगे? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कुदरती वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या नाम देंगे? लेकिन ये जो आर्टिफिशियल होता है ना, इसके दो तरीके हैं। कितने तरीके? एक होता है कटिंग। क्या करना जी? आपने देखा होगा गुलाब की कलमें काट करके लोग कहीं लगा देते हैं और फिर वहां से वो नई चीजें बनना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आप देखो पैमानदकारी, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है जी? ग्राफ्टिंग। ये इन तरीकों को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, कटिंग और ग्राफ्टिंग। इन तरीकों में पता क्या होता है? कट करके पौधा नीचे कोई और उसके अंदर कलम गुलाब की लगा दो तो ये हो जाएगा खुद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव। क्या हो जाएगा? मतलब आपने फर्ज कर लें ये नीचे तना कोई और है और यहाँ पर आपने कोई कलम गुलाब की या किसी की भी लगा दी तो ये जो इसे हम नाम देंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या नाम देंगे? आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और दूसरा है पैवांदकारी। क्या है? यानी पैवांदकारी में ये होता है कि पौधा सारा काट करके, ठीक है, सब इसके बारे में मजीद हम अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात आपने इसमें ये याद रखनी है कि ये वो तरीके हैं जो कुदरती नहीं है, जो कुदरती नहीं है बल्कि ये आर्टिफिशियल तरीके हैं जो हम इंसानों ने बनाए हैं। ठीक है जी। कल अगले हिस्से के अंदर हम इसकी जो टाइप्स हैं, जो वेजिटेटिव की इकसाम है मजीद इसके अलावा, उन पे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।